सास से क्यों चिढ़ती थी नीरा। सास की कर्कश आवाज कानों में पड़ी तो नीरा ने कसमसा कर अंगड़ाई ली। अधखुली आंखों से देखा, आसमान पर अभी लाली छाई हुई है। सूरज अभी निकला नहीं है, पर मांझी का सूरज अभी से सिर पर चढ़ाया है। न उन्हें खुद नींद आती है और न किसी और को सोने देती है। एक गहरी खींच सी उभर आई उसके चेहरे पर। परसों उसकी नींद जल्दी टूट गई थी। लेटे लेटे कमर दर्द कर रही थी। वह उठ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। खटखट सुनकर मांझी की नींद टूट गई। बोल पड़ी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बहू? कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है जिसके लिए तुम्हें खटना पड़ेगा? गुस्से से नीरा का तनबदन सुलग उठा था। आखिर यह चाहती क्या है? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठो तो मुश्किल। बोलने का बहाना भर चाहिए इन्हें। अभी तो उसे यहाँ आए मुश्किल से 2 माह हुए हैं, पर लगता है कि मानो 2 युग ही गुजर गए हैं। अभी दीपक को वापस आने में पूरे 4 माह और हैं। कैसे कटेगा इतना लंबा समय? शुरू से ही संयुक्त परिवार के प्रति एक खास तरह की अरुचि सी थी उसके अंदर। माता पिता ने भी उसके लिए वर देखते समय इस बात का खास ख्याल रखा था कि लड़का चाहे 19 हो, पर वह माँ बाप से दूर नौकरी करता हो। उसे सास नंदों के संग न रहना पड़े। आखिर काफी खोजबीन के बाद उन्हें इच्छानुसार दीपक का घर मिल गया था। दीपक का परिवार भी छोटा सा था। माँ, बाप और छोटी बहन। वह घर से अलग दूसरे शहर में एक कॉलेज में अध्यापक था। सौम्य और सुदर्शन व्यक्तित्व वाले दीपक को सबने पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। शादी के बाद नीरा 8 से 10 दिन ससुराल रही थी। इन चंद दिनों में ही सबका थोड़ा बहुत स्वभाव उसके आगे उजागर हो गया था। बाबूजी गंभीर स्वभाव के अंतर्मुखी व्यक्ति थे। ज्यादा बोलते या बतियाते नहीं थे, पर उनकी कसर मांझी पूरी कर देती थी। मांझी जरा तेजतर्रार थी। सारा दिन बकझक करना उनकी आदत थी। ननद सिम्मी एक प्यारी सी हंसमुख लड़की थी। उसकी हमउम्र थी। मांझी हर बात में नुक्ताचीनी करके बोलने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती थी, पर उनकी इस आदत पर न कोई ध्यान देता था और न उनकी बातों को गंभीरता से लेता था। बाबूजी निरपेक्ष से बस हाँ हूँ करते रहते थे। 10 दिन बाद ही दीपक नौकरी पर वापस गया तो वह भी साथ चली गई थी। दीपक को कॉलेज के पास ही मकान मिला हुआ था। नीरा ने सुघड़ हाथों से जल्दी ही अपनी गृहस्थी जमा ली। दीपक भी अपने पिता की ही तरह धीर गंभीर था। नीरा कई बार सोचती कि एक ही परिवार में कैसा विरोधाभास है। कोई इतना बोलने वाला है और कोई इस कदर अंतर्मुखी। अभी उसकी शादी को 3 माह ही हुए थे कि दीपक को विश्वविद्यालय की ओर से 6 माह के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्ताव हुआ। नीरा भी बहुत खुश थी। दीपक उसे बाहों में समेट कर बोला था, नीरू तुम्हारे कदम बड़े अच्छे पड़े। बड़े दिनों का अटका काम हो गया। 6 माह तुम माँ और बाबूजी के पास रह लेना। उनका भी बहू का चाव पूरा हो जाएगा। नीरा जैसे आसमान से गिरी। इस ओर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। अचानक उसकी आंखें भर आईं और वह बोली, नहीं, मैं तुम्हारे बिना वहां अकेली नहीं रह सकती। मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं नीरू, यह संभव नहीं है। मैं फेलोशिप पर जा रहा हूँ। वहां हॉस्टल में रहकर कुछ शोध कार्य करना है। तुम वहां कहाँ रहोगी? 6 माह का समय होता ही कितना है। पलक झपकते समय निकल जाएगा। फिर तो सब कुछ आनन फानन में हो गया।
1 माह के अंदर ही दीपक जर्मनी चला गया। उसे मांझी और बाबूजी के पास छोड़ते समय वह बोला था, नीरू, माँ की जरा ज्यादा बोलने की आदत है। वैसे दिल की वह साफ है। उनकी बातों को दिल पर न लाना। तुम्हें पता तो है कि वह सारा दिन बोलती रहती है। तुम बस हाँ हूँ ही करती रहना। दीपक की बात उसने गांठ बांध ली थी। मांझी कुछ भी कहती, वह अपना मुंह बंद ही रखती। मांझी की बातों को कड़वे घूंट की तरह गटक जाती, पर उनका छोटी छोटी बातों पर हिदायतें देना और टोकना उसे सख्त नागवार गुजरता। सिम्मी न होती तो उसका समय बीतना और मुश्किल हो जाता। वही तो थी जिसके साथ हंस कर वह बोल बतिया लेती थी। वही उसे खींच कर कभी फिल्म दिखाने ले जाती तो कभी खरीदारी के लिए। दीवार घड़ी ने टन टन करके 6 बजाए तो वह चौंक पड़ी। अभी मांझी को बोलने का एक और विषय मिल जाएगा। वह न जाने किन सोचों में डूब गई। जल्दी से उठी और दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर रसोई में जाकर आटा गूंदने लगी। बाबूजी और सिम्मी दोनों 8 बजे घर से निकल जाते थे। तभी सिम्मी आकर जल्दी मचाने लगी, भाभी जल्दी नाश्ता दो, आज मेरा पहला घंटा है। मीरा के कुछ बोलने से पहले ही मांझी बोल पड़ी, जरा जल्दी उठ जाया करो बहू, मैं तो गठिया के मारे उठ नहीं पाती हूँ। अब सबको देर हो जाएगी। हम तो सास के उठने से पहले ही मुंह अंधेरे सारा काम कर लेते थे। क्या मजाल जो सास को किसी बात पर बोलने का मौका मिले। हो गया तुम्हारा भाषण शुरू? बाबूजी गुस्से से बोले, अभी सिर्फ 7 बजे हैं और सिम्मी को जाने में पूरा 1 घंटा बाकी है। तुम चुप रहो जी, मांझी बोली, पहले बेटी को सिर चढ़ाया, अब बहू को माथे पर बिठा लो। मीरा चुपचाप परांठे सेकती रही। सिम्मी बोली, कभी माँ मौनव्रत रखे तो मजा ही आ जाए। मीरा के होठों पर मुस्कान आ गई। सिम्मी पर भी मांझी सारा दिन बरसती ही रहती थी। कॉलेज से आने में जरा देर हो जाए तो मांझी आसमान सिर पर उठा लेती थी। प्रश्नों की बौछार सी कर देती, देर क्यों हुई? घर पर पहले बताया क्यों नहीं था? आदि। सिम्मी झल्ला कर कहती, बस भी करो माँ, जरा सी देर क्या हो गई, तूफान मचा दिया। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो खो जाऊंगी। आजकल अतिरिक्त कक्षाएं लग रही है, इससे देर हो जाती है। तुम्हें तो बोलने का बहाना भर चाहिए। बेटी के बरसने पर मांझी थोड़ी नरम पड़ जाती, फिर धीमे स्वर में बड़बड़ाने लगती। सिम्मी तो बेटी है। मांझी से तुर्की तुर्की सवाल जवाब कर लेती है, पर वह तो बहू है। उसे अपने होंठ सी कर रखने पड़ते हैं। बिना बोले यह हाल है। जो कहीं वह भी सिम्मी की तरह मुंहतोड़ जवाब देने लगे तो शायद मांझी कयामत ही बर्पा कर दे। मांझी और बाबूजी का दिल रखने के लिए ही तो वह यहाँ रह रही है, वरना क्या इतने दिन वह अपने मायके में नहीं रह सकती थी? बाबूजी और सिम्मी चले गए। वह भी रसोई का काम निपटाकर नहा धोकर आराम कर रही थी। पड़ोस से कुंती की माँ आई हुई थी। वह चाय बनाने लगी। बाहर महरी ने टोकरे में बर्तन धो कर रखे थे। कांच का गिलास निकालने लगी तो जाने कैसे गिलास हाथ से छूटकर टूट गया। मांझी बोल पड़ी, बहू ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का जमाना है। इतने पैसे नहीं है जो रोज रोज गिलास खरीद सके। जब अपनी गृहस्थी जमाओगी तब पता चलेगा। बाहर वालों के सामने भी मांझी चुप नहीं रह सकती। मीरा की आंखों में क्रोध और क्षोभ के आंसू आ गए। चाय देकर वह अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी और यहाँ दिन रात मांझी की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है।
रात खाने के समय नीरा ने देखा कि दही अभी ठीक से जमा नहीं है। मांझी का बोलना फिर शुरू हो गया, तुमने बहुत ठंडे या बहुत गर्म दूध में खट्टा डाल दिया होगा, तभी तो नहीं जमा दही। अगर ध्यान से जमाती तो क्या अब तक दही जम न जाता? दीपक को तो दही बहुत पसंद है। पता नहीं तुम वहां भी दही ठीक से जमा पाती होगी या नहीं। बाबूजी बोल पड़े, ओहो, अब चुप भी रहोगी या बोलती ही जाओगी? तरी वाली सब्जी है, दही बिना कौन सा पहाड़ टूट रहा है। तुम्हें खाना हो तो हलवाई से ले आता हूँ। बहू पर बेकार में क्यों नाराज हो रही हो? मांझी खिसिया कर बोली, लो और सुनो। बाप और बेटी पहले ही एक ओर थे, अब बहू को और शामिल कर लो गुट में। नीरा शर्म से गड़ी जा रही थी। मांझी के तो मुंह में जो आया बोलने लगती है, किसी का लिहाज नहीं। खाना खाकर वह कमरे में आई तो उसके मन में क्रोध भरा था। अब वह यहाँ हरगिज नहीं रह सकती। 2 माह जैसे तैसे काट लिए हैं, पर अब और नहीं रहा जाता। उसकी सहन शक्ति अब खत्म हो गई है। हर बात में टोका-टाकी, भाषणबाजी। आखिर कहाँ तक सुन सकती है वह? कभी कपड़ों में नील कम है तो कभी बैगन ठीक से नहीं भुने हैं, कभी चाय में पत्ती ज्यादा है तो कभी सब्जी में नमक कम। बिना वजह छोटी छोटी बातों में लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देती है। बर्दाश्त की भी हद होती है। अब वह यहाँ और नहीं रहेगी। वह उठकर भैया को खत लिखने लगी। मायके में जाकर दीपक को भी पत्र डाल देगी कि भैया लेने आ गए थे, सो उनके साथ जाना पड़ा उसे। सुबह मांझी की आवाज कानों में पड़ी, उठो बहू, सुबह हो गई है। वह उठने लगी तो उसे अचानक चक्कर सा आ गया। उसने उठने की कोशिश की तो कमजोरी के कारण उठा न गया। हल्की झुरझुरी सी चढ़ रही थी। सारा बदन टूट रहा था। वह फिर लेट गई और बोली, मांझी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? यह कहती मांझी उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई। उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अरे, तुम्हारा माथा तो भट्ठी सा तप रहा है। बहू फिर वहीं से वह चिल्लाई, सुनो जी, जरा जल्दी इधर आओ। अब क्या आफत है? बाबूजी भुनभुनाते हुए कमरे में आ गए। बहू को तेज बुखार है, जल्दी से जरा डॉक्टर को बुला लाओ। बाबूजी तुरंत कपड़े पहनकर डॉक्टर को लेने चले गए। मांझी नीरा के सिरहाने बैठकर उसका माथा दबाने लगी। ठंडे ठंडे हाथों का हल्का हल्का दबाव नीरा को बड़ा भला लग रहा था। कुछ ही देर में बाबूजी डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर नीरा की अच्छी तरह जांच करके बोले, दवाएं मैंने लिख दी है। इस हालत में अधिक तेज कैप्सूल तो दिए नहीं जा सकते। किस हालत में? मांझी पूछ बैठी। यह गर्भवती है, डॉक्टर बोला, बुखार ठंड से चढ़ा है। तुलसी अदरक की चाय भी पिलाती रहें। 2 से 1 दिन में बुखार उतर जाएगा। मांझी के आगे एक नया रहस्य खुला। नीरा ने तो इस बारे में उन्हें बताया ही नहीं था। वह बड़बड़ाने लगी, अजीब लड़की है यह। अरे, मैं सास सही, पर सास भी माँ होती है। मैं तो इससे सारा काम कराती रही और इसने कभी बताया तक नहीं कि कुछ खास खाने का मन कर रहा है। ये आजकल की बहुएं भी बस घुन्नी होती है। एक हमारा जमाना था, हमें बाद में पता चलता था और सास को पहले से ही खबर हो जाती थी। अब बताओ, मैंने तो कभी इससे यह भी नहीं पूछा कि क्या खाने की इच्छा है। तो अब पूछ लेना, काफी वक्त पड़ा है। इस समय बहू को सोने दो, बाबूजी बोले और कमरे से बाहर चले गए।
रात मांझी अपनी खाट नीरा के कमरे में ही ले आई। रसोई का काम सिम्मी को सौंप दिया था, इसलिए अब मांझी का आक्रोश उस पर बरसता। इतनी बड़ी हो गई है पर खाना बनाने की अक्ल नहीं आई, गोभी में पानी तैर रहा है और दाल इतनी गाढ़ी है कि गुठलियां बन गई है। 10 बार कहा है कि जरा अपनी भाभी के साथ हाथ बटाया करो, कुछ सीख जाओगी। पर ओह मांग, शुरू हो गई तुम। एक तो खाना बनाओ, ऊपर से तुम्हारा भाषण सुनो। मुझसे खाना बनवाना है तो चुपचाप खा लिया करो, वरना खुद करो। मांझी बड़बड़ाने लगी, इन बच्चों को तो समझाना भी मुश्किल है। मांझी 2 से 2 घंटे बाद अदरक सौंफ वाला दूध लेकर नीरा के पास आ जाती, खुद अपने हाथों से उसे दवा देती। रात भर माथा छू छू कर उसका बुखार देखती। अपने प्रति मांझी को इतना चिंतित देख नीरा हैरान थी। बड़बोली मांझी के अंदर उसकी इतनी फिक्र है और उसके प्रति इतना प्रेम है, आज तक कहाँ समझ पाई थी वह तो मांझी के बोलने और टोकने पर ही सदा खींचती रही। नीरा 4 से 5 दिन बुखार की चपेट में रही। मांझी बराबर उसके सिरहाने बनी रही। उसे दवा, दूध, चाय, खिचड़ी आदि सब अपने हाथ से देती थी। कई बार नीरा को लगता जैसे उसकी माँ ही सिरहाने बैठी है। उसका बुखार उतर गया था, पर मांझी उसे अभी जमीन पर पाँव नहीं रखने देती थी कि कहीं कमजोरी से दोबारा बुखार न चढ़ जाए। दोपहर पड़ोस से रम्मो चाची उसका हाल पूछने आई थी। उसके माथे पर हाथ रख कर बोली, माथा तो ठंडा पड़ा है, बुखार तो नहीं है। नीरा ने जवाब दिया, हाँ, अब कल से बुखार नहीं है। बाद में मांझी और रम्मो चाची बाहर आंगन में बैठकर बातें करने लगी। रम्मो चाची बोली, आजकल की बहुएं भी फूल सी नाजुक होती है। हम भी तो इस भरी सर्दी में काम करते हैं, पर हमें तो कभी ताप नहीं चढ़ता। ये तो बस छुईमुई सी है। फिर फुसफुसा कर बोली, अरे बहू को बुखार भी है या यूं ही बहाना किए पड़ी है। आजकल की बहुएं तो तुम जानो ऐसी ही होती है। तभी मांझी का तीव्र स्वर सुनाई दिया, बस बस रम्मो, तुम्हारा दिमाग भी कभी सीधी राह पर नहीं चला। तुमने कभी अपनी बहुओं के दुख दर्द को समझा नहीं। तुम्हें तो सब कुछ बहाना लगता है। यह मत भूलो कि बहुएं भी हाड़ मांस की बनी है। मैंने तो नीरा और सिम्मी में कभी फर्क नहीं माना है। तुम भी अगर यह बात समझ लो तो तुम्हारे घर की रोज की चकचक खत्म हो जाए। रम्मो चाची खिसियानी सी हो गई, मैंने जरा सा क्या बोला, तुमने तो पूरी रामायण बांच दी। यूं ही बात से बात निकली थी तो मैं बोल पड़ी थी। आज तो बोल दिया, आगे से मेरी बहू के बारे में यूं न बोलना। मांझी के अंदर अब भी आक्रोश था। नीरा लेटी लेटी हैरानी से मांझी की बातें सुन रही थी। सचमुच वह मांझी को जान ही कहाँ पाई। दीपक ठीक ही कहते थे, मुंह से मांझी चाहे बकझक कर ले पर मन तो उनका साफ पानी सा निर्मल है। इस बीमारी में उन्होंने उसका जितना ख्याल रखा, उसकी अपनी माँ भी शायद इस तरह न रख पाती। और फिर मांझी सिर्फ उसी को तो नहीं बोलती। सिम्मी और बाबूजी भी मांझी की टोकाराकी से कहाँ बच पाते हैं। यह तो मांझी का स्वभाव ही है। वैसे इस उम्र में आकर औरतें अक्सर इस स्वभाव की हो ही जाती है। उसकी माँ भी तो कितना बोलती है, पर फर्क सिर्फ यह है कि वह माँ है और यह सास है। उनका कहा वह इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती थी और सासू माँ का कहा गांठ बांध कर रख लेती है। अभी तक उसने सिक्के के एक ही पहलू को देखा था, दूसरा पहलू तो अब देखने को मिला जिसमें ममता और प्रेम भरा है। नीरा उठी, मेज पर रखे भैया को लिखे खत को उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
मायके जाने का विचार उसने छोड़ दिया। दीपक के आने तक वह मांझी के साथ ही रहेगी। मांझी का दूसरा ममतापूर्ण और करुणामय रूप देखकर अब इस घर से जाने की इच्छा ही नहीं उसे। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।